दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस में। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप कम कर चुके हैं। आज हम बाकी का जो चैप्टर रिमेनिंग है वो आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आज सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी हमको सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज आज आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक से बताऊंगा। ये सीरीज को याद कर लीजिए, आपके बहुत सारी जगह आपके आने वाले चैप्टर्स में इसका रोल आएगा। अब है क्या रिएक्टिविटी सीरीज? क्या कर रखा है, एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने अरेंज कर रखा है। अब कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर? मतलब जो हाईएस्ट रिएक्टिव पहले एलिमेंट होगा वो सबसे पहले, और जो लोएस्ट होगा वो सबसे नीचे रख रखा है। इस प्रकार की सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब उसके लिए बहुत एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है। आप बहुत अलग अलग जगह पढ़ते हैं, अलग अलग जगह आपके टीचर्स से इंटरेक्शन होता है, तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रिक्स मिलेंगे, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कुछ सॉन्ग के फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं ट्रिक को। सबसे पहले, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अंडरस्टूड? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे? आप इतना सा वर्ड याद कर लेंगे, आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे काशी, के मतलब पोटेशियम, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, Mg माली Mg मैग्नीशियम, आलू एयर एल्युमिनियम, जरा Zn जिंक, फीके Fe, पकाता Pb, है हाइड्रोजन। अब बाकी सब एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं यहाँ पे, ये नॉन मेटल है यहाँ पे, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए ये यहाँ पे है और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है। कौन? कॉपर, है Hg मर्क्यूरी, आगे मतलब Ag सिल्वर, आओ Au गोल्ड। एक बार वापस से, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे? आओ। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऐसे, मतलब मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर लिखा गया है और लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स छूट गए जो हमको बहुत दूसरी जगह भी देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको पूरे 10th क्लास में जरूरत पड़ेगी, एल्युमिनियम के बाद आता है एक कार्बन, जबकि ये नॉन मेटल है, फिर भी इसकी जरूरत आपको रिएक्टिव मेटलर्जीज के अंदर पड़ेगी, मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो ये, दूसरा एक क्लास में Pd प्लैटिनम, और भी सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। फिर दो नाम, आयरन के बाद दो और चीजें, सबसे पहले Ni निकल, और उसके बाद Sn टिन। इनके बारे में थोड़ा बहुत कभी कभी जरूरत पड़ती है, बाकी तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। मस्ट 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 प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, बहुत जगह आपकी हेल्प होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो बिना इसके हम कर भी नहीं सकते, हमको पता ही नहीं होगा अगर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एक बार लास्ट में एक और बात, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे? आप। और कुछ कुछ बीच में मैंने एक्सेप्शन जो थे वो मैंने बीच में लिखे। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से हटा देना। कौन किसकी जगह से हटाएगा? व्हेन एन एलिमेंट टेक प्लेस, कोई एक एलिमेंट किसी की जगह लेता है, किसकी? दूसरे एलिमेंट की, उसके कंपाउंड में से। किसी दूसरे का कंपाउंड है पर दूसरा आके उसकी जगह पे ले लेगा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार फिर बना रखा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी उसमें जो अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से क्या कर देगा? हटा देगा, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, कॉपर सल्फेट, कल हमने बताया उसका ब्लू कलर है। जैसे हम जिंक के ग्रेनुल्स के अंदर डालते हैं सिल्वर व्हाइट कलर के, रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन, दो मेटल है, एक कॉपर है और एक जिंक है। फटाफट से रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर के कंपाउंड में उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा रेड ब्राउन कलर का। इसका मतलब जिंक ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की जगह ले ली। मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से हटा दिया। सेकंड सेम एग्जांपल, ये हमने कल किया हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दीजिए, ब्लू कलर का होगा। उसके अंदर आयरन की नेल्स, हमने आयरन की नेल्स उसके अंदर डाल दी। जैसे हमने इस रिएक्शन को रिएक्ट होगी, उसके बाद
ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे फेड अप होने लगेगा, फेड होके किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो, कहीं कहीं बुक्स में ब्लू ग्रीनिश लिखा होगा या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो। और ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ने लगेगी। रेड ब्राउन किसका कलर होगा, कॉपर का कलर, कॉपर रेड ब्राउन कलर में वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगी। इस रिएक्शन में हमने देखा कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन ने किसको, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज ही इज मोर रिएक्टिव। ये नेचर है, नेचर में ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। नेक्स्ट थर्ड देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे ये तो मेटल है पर ये दोनों नॉन मेटल्स है, तो यहाँ पे पर हमने हाइड्रोजन, अगर आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा हो, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, उसके कंपाउंड में से हटा देगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। लास्ट एक और देखिए यहाँ पे, अब ये एक और इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन है। अभी क्लोरीन एक नॉन मेटल है और यहाँ पे आयोडीन भी नॉन, यहाँ पे पोटेशियम नहीं हटाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हटाएगा, किसको, आयोडीन को। अब क्यों हटाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, एक और चीज लिख रहा हूं, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। हमने मेटल की तो रिएक्टिविटी पढ़ी, अब कुछ नॉन मेटल्स की और रिएक्टिविटी, जिसमें हेलोजन ग्रुप आता है। हेलोजन मतलब जिसमें सारे सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स आएंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे। ये है रिएक्टिविटी सीरीज इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसकी, नॉन मेटल। इसका मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। यहां कंपेयर कर लीजिए, क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन और ये रहा आयोडीन, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, तो क्लोरीन ने पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन में। तो यहाँ पे ये एक और सीरीज आपको याद रखनी है, कौन सी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, हेलोजन ग्रुप की सिर्फ। ओके, और नेक्स्ट दो आप लोगों के लिए बताइए, कौन किससे ज्यादा, क्या आयरन, क्या एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या कॉपर लेड को डिस्प्लेस कर पाएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका रिएक्शन कंप्लीट करके बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे के कंपाउंड से एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे क्या करेंगे, दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, उसको डबल डिस्प्लेस। पर यहाँ पे पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा, आयंस क्या होते हैं। अब फटाफट से एक बार समझेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को हम, एक और चैप्टर आएगा मेटल नॉन मेटल, वहां पे भी हम समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार नॉर्मली यहाँ पे देख लेते हैं। सोडियम एक एटम है, सोडियम एटम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 281, ये बता रखा मैंने आपको। ये अपने आप को स्टेबल करना होगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। आपने बोला सर एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो क्या हो गया, प्लस, मतलब देने वाला प्लस में। उसी प्रकार यहाँ देखिए मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन भी तो देगा 2 प्लस। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक दिए दो देगा, या एल्युमिनियम 3 प्लस, इनको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। आयंस अपने आप में क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब ये जो इतने भी पॉजिटिव इन्होंने दिया तो इनको बोलते हैं कैटायंस। क्या बोलते हैं, कैटायंस। अब एग्जांपल ले लो नॉन मेटल का, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन Cl, क्लोरीन का नंबर है 287 इलेक्ट्रॉनिक। अब ये क्या करेगा, 7 तो दे नहीं सकता, एक लेगा मतलब लेने वाला उधारी पे है तो माइनस, क्या कर लिया इसने, एक ले लिया, तो ये भी एक आयन है। तो नेगेटिव जब भी होंगे उनको क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। ऐसे है। उसी बार एक और देख लो, नाइट्रोजन 7 नंबर 25, क्या करेगा, 3 लेगा किसी से, 3 लेगा, क्या बन गया, ये आयन बन गया। तो हमने देखा कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, या तो दे रहा है या ले रहा है। अब इन्होंने दिए तो इनको आयंस बोला, लेने वाले को भी आयंस, पर इनका स्पेसिफिक नाम क्या है, कैटायंस और एनायंस। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कैसे। देखिए सोडियम 281 किसके साथ मिल रहा है, क्लोरीन 287, क्या ये मिल सकते हैं आपस में, बिल्कुल मिल सकते हैं। कारण इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आने वाले चैप्टर्स में हम पूरा और पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा समझिए, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अपना दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या कंपाउंड बना NaCl। तब जाके हमारे पास ये जो कॉमन सॉल्ट है, जो नमक हम कह रहे हैं NaCl, ये ऐसे बनता है। तो कहने का मतलब क्या बना, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अगर इसको स्पेसिफिक तोड़ना होगा तो क्या बोलेंगे, Na+Cl-। ये इसके आयन फॉर्म में है, इसलिए क्योंकि ये आयन से बना हुआ है NaCl, इसलिए इसको आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कौन से कंपाउंड्स कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अभी आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड बाद में आएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी एक कंपाउंड बना है तो कैसे बना हुआ है, आयन से बना, कुछ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, इन्हीं को कहते हैं आयंस। तो ये जो कंपाउंड बना है वो इन आयन से मिलकर बना है। इसी प्रकार से हम इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शन इन व्हिच द टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। ये देखिए ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो आपकी रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, एक से दूसरे को दे देते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं एंड दो नए कंपाउंड बनते हैं। फटाफट से एक बार रिएक्शन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, अब यहाँ पे देखिए बेरियम के टुकड़े कीजिए, कितनी वैलेंसी होती है, हमने पढ़ रखा है 2+। क्लोरीन की कितनी वैलेंसी, 1। सोडियम की कितनी वैलेंसी, 1। सल्फेट की कितनी वैलेंसी, 2। ये दो कंपाउंड्स थे, इन दोनों को आपस में रिएक्ट किया, तो अब ये इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज किया। कैसे, बेरियम ये वाला प्लस किसके साथ चले गया, सल्फेट के साथ, और सोडियम वाला तो कर दिया ना इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज। बेरियम के साथ जो आयन लगा हुआ था क्लोरीन, वो इसके आयन के साथ जुड़ गया, मतलब कैटायन दूसरे के आयन के साथ जुड़ गया और दूसरे का आयन दूसरे के कैटायन के साथ जुड़ गया। कंप्लीट। इस प्रकार से जब ये कंपाउंड बना तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हमने एक कंप्लीट देख लिया कि एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया दो कंपाउंड्स के बीच में, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शायद अब आपको समझ आ गया हो। बट जब ये रिएक्शन चलती है, इस रिएक्शन में इस पोर्शन पे देखिए, बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म का मतलब जब ये टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है तो ये सॉलिड फॉर्म में पूरे सॉल्यूशन से ये बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम सल्फेट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। मतलब BaSO4 इस NaCl के साथ मिक्स नहीं होगा। इसका मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड इस फॉर्म, जब ये रिएक्शन हो रही है तो ये जो पोर्शन है बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल है, सॉल्यूशन के साथ में मिक्स नहीं हो रहा है, बिल्कुल अलग सेपरेट आउट हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है फ्रॉम द सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। मतलब जब भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। उन इस सॉल्युबल सॉलिड को पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेट। याद हो तो हमने कल जब पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये रहा पूरा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, व्हाइट पीपीटी बन रहा है। पीपीटी शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट उस सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो इस रिएक्शन में बनता है। सेकंड रिएक्शन देख लो, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट के साथ में और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आपका सेपरेट है। अब यहाँ पे भी देखिए कॉपर सल्फेट पर किस कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लैक पीपीटी बन रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा जाता है ब्लैक पीपीटी की एक रिएक्शन लिख के बताओ, तो आपको ये वाली कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन कंप्लीट करें। एक व्हाइट पीपीटी, एक और देख लीजिए येलो पीपीटी वाली रिएक्शन, नाम बताइए, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, PbI2 लेड आयोडाइड। कैसी पीपीटी, येलो कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग अलग कलर का, पीले कलर का, और पोटेशियम नाइट्रेट अलग। तो येलो पीपीटी की भी एक रिएक्शन पूछी जाती है। तो मेन में मैक्सिमम तो व्हाइट पीपीटीज होती हैं, पर एक ब्लैक पीपीटी एक येलो पीपीटी की रिएक्शन आपको कंपलसरी याद करनी है। सीबीएसई में पक्का पूछा जाता है, एक ब्लैक पीपीटी की रिएक्शन और येलो पीपीटी की रिएक्शन बताओ। या कभी कभी पूछा जाता है कि ये रिएक्शन दी जाती है, बोला जाता है PbI2 का कलर बताइए, किस कलर का कौन सी रिएक्शन है। तो इसी के साथ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पर खत्म होता है, इसी को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट, लास्ट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बनी, एक है रिडक्शन, एक है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का RED, ऑक्सीडेशन का OX, इन दोनों को मिलकर बना रिडॉक्स रिएक्शन। अब होती क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर दोनों को मिक्स करेंगे तो रिडॉक्स बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं
पहला क्राइटेरिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी में से ऑक्सीजन अगर हट रही है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब कैसे, सबसे पहले एग्जांपल से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर प्लस वाटर, सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रिएक्टेंट से, हर बार याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट देखेंगे, रिएक्टेंट आंसर बता देगा कैसे। सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड से देखिए, कॉपर वन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया भाई, ऑक्सीजन हट गया तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे भी रिडक्शन। चलो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन था उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ना, ये देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही, एक में रिमूवल होगा, एक में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, चार चीजें पूछी जाती है। पहला, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज पूछा जाता है। सेकंड, रिडक्शन सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। तो हर बार आंसर आपके कहां से आएंगे, रिएक्टेंट में से आंसर आते हैं, कभी भी प्रोडक्ट में से आंसर्स नहीं आएंगे। तो आप देखिए ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, किसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन में, किसमें से ऑक्सीजन हटा है, कॉपर ऑक्साइड में। ये क्लियर, तो हमेशा आंसर रिएक्टेंट में से ही होंगे, प्रोडक्ट में से कभी आंसर्स नहीं होंगे। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब दो और चीजें, और ध्यान से देखिएगा, जो रिडक्शन सब्सटेंस होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। कभी आपसे पूछेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एक और, जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है उसी को रिडक्शन एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, रिडक्शन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को ही रिडक्शन एजेंट कहा जाता है। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रिडक्शन एजेंट होगा, रिडक्शन सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन देखिए, आपके सामने रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन प्लस सल्फर प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा रिडक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन कौन सी। सेकंड क्राइटेरिया देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे फटाफट से रिएक्टेंट में देखिए, पहला रिएक्टेंट देखिए हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में दोनों में क्या दिख रहा है, इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था पर इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो गया भाई, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। फाइन, आयोडीन में देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ गया है तो कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। फटाफट से बताइए, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा होगा, रिडक्शन सब्सटेंस कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है कौन सा, H2S, जो रिड्यूस हुआ है I2 आयोडीन। बट अब वही ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है तो ये क्या बन जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और क्राइटेरिया है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैंने अभी बताया था आपको, सोडियम का क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दे देता है किसी को, तो सोडियम हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हुआ। क्लोरीन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो क्या बोलेंगे हम, वो रिड्यूस हुआ बोलेंगे। तो इस क्राइटेरिया से, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड पार्ट है जिसके मैंने एग्जांपल्स बता दिए आपको, बाकी थर्ड मैंने एक्स्ट्रा और आपको बताया। इस प्रकार से हमारा सारे रिएक्शंस यहाँ पे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन के साथ यहाँ पे खत्म। स्टूडेंट, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन का इफेक्ट आपको बता दो, ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं, किसी में ऑक्सीजन का ढूंढना। तो ऑक्सीडेशन का अच्छा इफेक्ट भी है, तो हमारे जो खाना है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है, वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही होता है। ऑक्सीजन उसमें हेल्पफुल होती है, बट कुछ नुकसान भी है उसके। सबसे पहला नुकसान है corrosion of metals. The process in which the metal are eaten up gradually by the action of air, moisture and some chemical on their surface. जब किसी मेटल के ऊपर एयर, मॉइस्चर मतलब वाटर और किसी एसिड के उसके सरफेस के ऊपर गिरते हैं, तो तब उसमें क्या होता है, कोरोजन होता है। कोरोजन में हम इस चैप्टर में रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में भी पढ़ेंगे। वैसे कोरोजन एल्युमिनियम में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, कॉपर में भी होता है, वो हम मेटल नॉन मेटल में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन, आपने देखा होगा छत के ऊपर बहुत सारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। बारिश के बाद आपने ऑब्वियसली ये देखा होगा कि बहुत सारा उसके ऊपर एक रेड रेड कलर का जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर रेड ब्राउनिश कलर का एक लेयर जम गई है। उस रेड ब्राउनिश लेयर को कहते हैं रस्ट। अब वो होता कैसे, आयरन ऑब्जेक्ट है, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन एयर में होती है और वाटर जब मिलता है, अब वाटर के आगे एक्स लगा हुआ है, पता नहीं है कि हमको कितना वाटर का मॉलिक्यूल है, कहीं पे ज्यादा हो सकती है बारिश, कहीं पे कम हो सकती है, कहीं पे बिल्कुल कम हो सकती है, कहीं पे मॉइस्चर के कारण भी हो सकता है। तो हमने देखा Fe2O3.X Fe2O3 को याद करेंगे, आयरन की वैलेंसी 3 है, क्या बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड डॉट H2O को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रेटेड, हाइड्रेट मतलब पानी की मात्रा मिली हुई है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ग्रीसिंग की जा सकती है, पेंटिंग की जा सकती है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण आयरन रस्टिंग से हम उसको बचा सकते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी का सिंपल मतलब खाने का सड़ना, खाना खराब होना। कैसे, खाना, फूड, फूड के अंदर क्या होता है, ऑयल एंड फैट्स। फूड के अंदर जो ऑयल एंड फैट्स होते हैं, वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करने लगते हैं, एक अनप्लेजेंट सी एक स्मेल पैदा करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। मतलब द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हवा से जब ऑक्सीजन फूड के जो पार्टिकल ऑयल एंड फैट जब मिक्स करते हैं, तब वो कुछ समय के बाद क्या करने लगते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल देने लगते हैं, बदबू देने लगते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, रैंसिडिटी ऑफ फूड बोल सकते हैं, या खाने का सड़ना। अब इसी प्रोसेस को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि हमको खाने को बचाना है, खाने को रोकना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक चीज है एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत सारे जो पैक्ड फूड्स होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन मिलता नहीं है और खाना आपके लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। सेकंड, आपने देखा होगा, आपने चिप्स, पोटैटो चिप्स, बहुत सारे बालाजी वेफर्स आपने खाए होंगे, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर नेसेंट ऑफ नाइट्रोजन मिलाई जाती है पैक्स के अंदर। उससे क्या होता है, जो बाहर के ऑक्सीजन है उसको अंदर नहीं आने देती है, और हमारे जो अंदर के जो फूड आइटम्स है उसको प्रिजर्व करके रखती है, उसको बचा के रखती है। रैंसिडिटी का सेकंड आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, नाइट्रोजन फ्लश किया जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट, स्टोर इन लो टेम्परेचर, फ्रीजेस के अंदर रखा जा सकते हैं, लंबे समय तक आप खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट, स्टोर अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से उनको दूर रखिए। इन कारणों से आप रैंसिडिटी से खाने को बचाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ को हमने यहाँ पे देखा है, वैलेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल रिएक्शंस लिखना, उसको बैलेंस करना, रिएक्टिविटी सीरीज को हमने लर्न किया है यहाँ पे। इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर्स जो आपके 4 और चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, उनको मैं आपको रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं हो। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।